Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So today we are going to discuss the topic burn, and it comes under med surg nursing, and it's a very important topic from the examination point of view. So let's begin. So here we have the content, and we'll discuss about introduction, definition, classification of burn injury, clinical manifestation, assessment of burn injury, management phases of burn injury, burn intensive care unit, arrival to the hospital, pre-hospital management, other managements, then nursing management, then post-burn exercises, then the research work, summary, evaluation, references, and then the bibliography. So let's begin with the introduction. Burn injuries occur when energy from a heat source is transferred through conduction electromagnetic radiation. बर्न इंजरीज बेसिकली कब होती हैं? जब आपकी किसी हीट सोर्स से जो आपकी एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही थ्रू कंडक्शन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू आपकी बॉडी में अगर बॉडी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड बर्न. Definition: according to WHO, a burn is an injury to the skin or other organic tissue primarily caused by heat or due to radiation. So burn क्या है? बेसिकली एक ऐसी इंजरी है जो कि स्किन में होगी या फिर कोई भी आपकी टिश्यू वगैरह में. प्राइमरली कैसे कॉज होता है? मेन कॉज होता है इसका हीट या फिर रेडिएशन, देन रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन और कॉन्टैक्ट विद केमिकल्स. तो इसमें क्या होगा, जो आपकी हीट एनर्जी है, एक्सेसिव हीट एनर्जी आपकी बॉडी में पास आउट हो जाएगी. सो क्लासिफिकेशन, बर्न का जो है क्लासिफिकेशन अब हम देखेंगे. बर्न आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ टिश्यू डिस्ट्रक्शन. ठीक है, बर्न का सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है डेप्थ ऑफ टिश्यू डिस्ट्रक्शन, क्या आपकी कितनी ज़्यादा गहराई तक आपकी टिश्यू डिस्ट्रक्ट हुई है. तो सबसे पहला इसमें आता है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, देन डीप पार्शियल थिकनेस एंड देन फुल थिकनेस. ये है आपकी डेप्थ क्लासिफिकेशन. सबसे पहला है आपका सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, सिमिलर टू फर्स्ट डिग्री. इसको हम फर्स्ट डिग्री भी बोलते हैं. द एपिडर्मिस इज डिस्ट्रॉयड और इंजर्ड एंड अ पोर्शन ऑफ डर्मिस में भी इंजर्ड. इसमें जो आपकी एपिडर्मिस होती है, हमारी स्किन की होती है 3 लेयर मेन. सबसे पहली एपिडर्मिस जो सबसे सुपरफिशियल होती है, देन डर्मिस और देन सबक्यूटेनियस. ठीक है, ठीक है. तो जब सुपरफिशियल थिकनेस पार्शियल थिकनेस आपकी बर्न इंजरी के अंडर आता है तो उसमें आपकी एपिडर्मिस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट जो डर्मिस होता है उसका कुछ पार्ट इंजर्ड होता है और मे नॉट बी वाला केस होता है. ठीक है, तो ये फर्स्ट डिग्री बर्न होता है. देन कम्स डीप पार्शियल थिकनेस. जो डीप पार्शियल थिकनेस होता है ये आपका सेकेंड डिग्री होता है. इसमें क्या होता है, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न इन्वॉल्व द डिस्ट्रक्शन ऑफ एपिडर्मिस एंड अपर लेयर ऑफ द डर्मिस एंड इंजरी टू द डीपर पोर्शंस ऑफ द डर्मिस. इसमें क्या होगा, जो आपकी सुपरफिशियल तो एपिडर्मिस जो है वो पूरी बर्न हो ही रही है, और इसमें क्या होगा, जो डर्मिस की अपर लेयर होती है वो बर्न हो जाती है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और कुछ जो उसकी इनर डीपर लेयर्स होती हैं डर्मिस की, थोड़ी बहुत वो इंजर्ड हो जाती हैं. देन फुल थिकनेस. फुल थिकनेस जो है आपका थर्ड डिग्री होता है. इसमें क्या होता है, फुल थिकनेस बर्न इन्वॉल्व टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द एपिडर्मिस, डर्मिस एंड इन सम केसेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू, मसल एंड बोन. इसमें क्या होता है आपका फुल थिकनेस में आपका क्या कहते हैं, आपकी डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस भी बर्न हो जाती है, और कभी कभी जो उसकी अंडरलाइंग टिश्यू, बोन्स वगैरह या कोई मसल है तो वो भी थोड़ी बहुत डैमेज हो जाती है. देन बेस्ड ऑन कॉजेज, अब बर्न के भी काफ़ी कॉजेज हैं. पहला थर्मल, दूसरा इलेक्ट्रिकल, देन केमिकल, देन रेडिएशन एंड देन इनहेलेशन. ठीक है, सो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट. अब एक्सटेंट क्या है कि कितना ज़्यादा परसेंटेज आपकी वो मतलब बर्न हुआ है. सबसे पहला अगर माइल्ड है, माइल्ड का केस यानी कि 10% आपकी बॉडी में बर्न हुआ है तो वो माइल्ड है. अगर 10 to 30% हुआ है तो वो मॉडरेट है, और अगर मोर देन 30% है तो वो सीवियर है. अब है जोन्स ऑफ बर्न इंजरी. बर्न इंजरी के भी जोन्स हैं. ईच बर्न एरिया हैज़ 3 जोन्स ऑफ इंजरी. हर एक बर्न एरिया के 3 जोन होते हैं इंजरी के. द इनर जोन और जोन ऑफ कोagulation इज़ वेयर सेलुलर डेथ अकर्स. ठीक है, तो इसके आप ये देखिए, आपको इमेज दिख रही है सुपरफिशियल और डीप डर्मल दोनों. तो यहाँ पे एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस फैट, सॉफ्ट टिश्यू और बोन हैं. ठीक है, लेयर्स हैं. तो इसमें इंजरी हुई है, तो इसमें सबसे पहला जो इनर मोस्ट होता है, इनर मोस्ट जोन इज जोन ऑफ कोagulation. जोन ऑफ कोagulation वो होता है जहाँ पर सेलुलर डेथ हो जाती है और सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, दैट इज़ जोन ऑफ कोagulation. देन आती है आपकी मिडिल एरिया या फिर जोन ऑफ स्टेसिस, हैज़ अ कॉम्प्रोमाइज सप्लाई ऑफ ब्लड, इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू इंजरी. यहाँ पर क्या होता है,
जोन ऑफ स्टेसिस में क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो है ब्लड को काफ़ी पार्शियल सप्लाई मिल रही होती है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज्ड, कि हाँ जैसे तैसे थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई आ रही है, इन्फ्लेमेशन भी होता है यहाँ पे, और इसी पार्ट में टिश्यू इंजरी भी होती है। देन जो इसका आउटर मोस्ट जोन होता है वो जोन ऑफ हाइपरेमिया होता है, ठीक है। जोन ऑफ हाइपरेमिया सस्टेन द लीस्ट डैमेज, और इसमें सबसे ज़्यादा कम डैमेज होता है। सो देर आर बेसिकली 3 जोन्स ऑफ बर्न इंजरी। जोन ऑफ कोagulation जिसमें सबसे ज़्यादा डेथ डिस्ट्रक्शन होता है और सेलुलर डेथ टोटली हो जाती है। देन कम्स उसकी सेकेंड लेयर जोन ऑफ स्टेसिस जहाँ पार्शियल ब्लड फ्लो होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। एंड देन कम्स लास्ट वन जोन ऑफ हाइपरेमिया जहाँ सबसे कम डैमेज होता है हमारे टिश्यू को। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की आपको क्या क्या देखने मिलेगा अगर किसी पेशेंट में बर्न होंगे। द चेंजेस दैट अकर इन बर्न इंक्लूड, सबसे पहले हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, यानी कि बॉडी में फ्लूइड लेवल कम हो जाएगा। देन कम्स डिक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। इडीमा यानी कि स्वेलिंग आ जाएगी। डिक्रीज सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम जो है आपका कम सर्कुलेशन होगा उस एरिया में, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया यानी कि नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। हाइपर कैलीमिया आपकी क्या कहते हैं पोटेशियम की कमी हो जाएगी। और हाइपोथर्मिया आपका टेम्परेचर भी वहाँ लो हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका असेसमेंट। वेरियस मेथड आर यूज टू डिटरमाइन द TBSA, यानी कि TBSA की फॉर्म होती है टोटल बर्न सरफेस एरिया। तो हमारा कितना एरिया बर्न से अफेक्टेड हुआ है उसको फाइंड आउट करने के काफ़ी मेथड्स होते हैं। सबसे पहला है रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 इज़ अ कॉमन मेथड, बहुत कॉमन मेथड है। द रूल ऑफ 9 इज इक्वेट टू एस्टिमेट द एक्सटेंट ऑफ बर्न, और इससे हम ईजिली और बहुत क्विकली एक्सटेंट ऑफ बर्न पता कर सकते हैं। देन लुंड एंड ब्राउडर मेथड, ठीक है। ये जो मेथड है, दिस मेथड रिकॉग्नाइज द परसेंटेज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ वेरियस एनाटॉमिक पार्ट स्पेशली द हेड एंड नेक। जो आपका लुंड और ब्राउडर का मेथड है, इसमें हम मोस्टली परसेंटेज निकालते हैं आपके हेड और नेक के सरफेस एरिया की कितना बर्न हुआ है। देन पामर मेथड में क्या है, इन पेशेंट विद स्कैटर्ड बर्न, जिसके अलग अलग पोर्शन में बर्न हुआ है, एक साथ बर्न नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये उसमें यूज़ होता है। अब मेथड टू एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ बर्न इज़ अ पाम मेथड। तो जब आपका स्कैटर्ड बर्न होता है तो उस टाइम पे जब हम निकालते हैं कि कितना एक्सटेंट हमारा हुआ है डैमेज टू द बॉडी, तो वो पाम मेथड होता है। द साइज ऑफ पेशेंट पाम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। तो जो पेशेंट का पाम होता है उसका साइज जो होता है उसकी TBS यानी कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया का अप्रॉक्सीमेट 1% होता है। ये है आपका रूल ऑफ 9 मेथड। रूल ऑफ 9 मेथड में क्या है, हमारा हेड जो है, हेड का इंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है, ये टोटल होता है 9, यानी 4 हाफ इंटीरियर 4 हाफ पोस्टीरियर। देन सेम हमारा चेस्ट, ठीक है, चेस्ट 9%, बैक ऑल्सो 9%, हमारा एब्डोमिनल एरिया 9%, ठीक है। जो हमारे हैंड्स हैं, हैंड्स भी हमारे 9 होते हैं पर हैंड। तो जो आपका वन हैंड का इंटीरियर पोर्शन 4 हाफ, बैक पोर्शन पोस्टीरियर पोर्शन 4 हाफ, सेम विद द अदर हैंड। देन जो आपका प्यूबिक एरिया है 1% एंड बोथ ऑफ द लेग्स 9%, 4 हाफ, ठीक है। ये रूल ऑफ 9 मेथड होते हैं। देन उसके बाद है लुंड ब्राउडर मेथड। लुंड ब्राउडर मेथड में क्या है कि यहाँ पे देखिए ये एज के साथ साथ इसका पोर्शन अलग अलग होता है। जैसे सबसे पहला ए हाफ ऑफ द हेड, जो आपका ए पोर्शन होगा ऊपर वो आपके हेड का हाफ होता चला जाएगा। जैसे कि 0 में वो 9 हाफ है, फिर जब वो 1 ईयर का होगा तो वो 6 हाफ हो जाएगा, ठीक है। 5 का होगा तो 6 हाफ, 10 का हो गया तो 5 हाफ, 15 का होगा तो 4 हाफ, एडल्ट का होता है 3%। ऐसे करते करते, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी ग्रो करती है, इसमें हमारा यही होता है, जब बॉडी ग्रो करती है तो हेड छोटा हो जाता है, तो उसका परसेंटेज कम होता चला जाता है। बी हेयर इज़ फॉर हाफ ऑफ वन ऑफ द थाई, ठीक है। तो जब वो 0 एज का होगा तो 2 हाफ, देन 1 का होगा 3 हाफ, फिर 5 का हो जाएगा तो 4, 10 ईयर्स का होगा तो 4 हाफ, 15 का भी 4 हाफ और एडल्ट का भी 4 हाफ हो जाएगा। सी परसेंटेज ऑफ 1 लैख। अब 1 लाख की परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, अगर 0 का है तो 2 हाफ, 1 ईयर्स का है तो भी 2 हाफ, 5 ईयर्स का है तो भी 2 हाफ, 10 का है तो 3, 15 ईयर्स का है 3 हाफ और एडल्ट के लिए भी 3 हाफ। देन मैनेजमेंट फेसेस, फिर इसके मैनेजमेंट फेसेस आते हैं। तो सबसे पहला होता है इमर्जेंट और रिसस्टिकेटिव फेस, देन एक्यूट और इंटरमीडिएट फेस एंड देन रिहैबिलिटेशन फेस,
ठीक है, तो ये रहे इसके फेजेस, ड्यूरेशन एंड देन प्रायोरिटीज़। जो आपका इमर्जेंट और रिसस्टिकेटिव फेज़ होता है, इसकी ड्यूरेशन होती है फ्रॉम ऑनसेट ऑफ इंजरी टू कंप्लीशन ऑफ फ्लूइड रिसस्टिकेशन। इसमें हम इसकी ड्यूरेशन हम रिसस्टिकेटिव फेज़ कब देते हैं, मैनेजमेंट जब हमारी इंजरी ऑनसेट यानी स्टार्ट हुई है और तब तक जब तक बॉडी का फ्लूइड रिसस्टिकेशन नहीं हो जाता, बॉडी में पेशेंट की फ्लूइड रिकवरी नहीं हो जाती। इसमें प्रायोरिटीज़ क्या होती है, सबसे पहला होता है फर्स्ट एड, आपको पेशेंट को फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। प्रिवेंशन ऑफ शॉक, पेशेंट को शॉक की कंडीशन से बचाना है। देन प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस उसका मतलब प्रिवेंट करना है कि उसको सांस लेने में, उसका एयरवे मेंटेन करना है, उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देन डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्कोमिटेंट इंजरीज, ठीक है, जो कॉन्कोमिटेंट यानी कि जो आपकी इंटरनल इंजरीज हुई हैं, जो मेन आपको पहले प्रायोरिटी फोकस पे ठीक करनी है, आपको उसे डिटेक्ट करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। देन कम्स एक्यूट और इंटरमीडिएट फेज, ठीक है, ये कब होता है, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ डायग्नोसिस टू कंप्लीशन ऑफ वुंड क्लोजर। ये जब आपका डायग्नोसिस से शुरू होता है और आपके कब ख़त्म होता है, जब आपका वुंड क्लोजर होना होता है। ठीक है, तो इसमें प्रायोरिटीज़ क्या होती है, वुंड असेसमेंट एंड केयर। वुंड असेसमेंट क्लियर करनी है, वुंड क्लोजर करना है, प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग इन्फेक्शन। इसमें क्या करना है कि आपकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है, उनको ट्रीट करना है, जैसे कि इन्फेक्शन वगैरह आगे ज़्यादा ना हो, या इन्फेक्शन हो डेवलप हो रहा है तो सबको ट्रीट करना है। देन न्यूट्रिशनल सपोर्ट आपको पेशेंट को प्रोवाइड करना है। फिर रिहैबिलिटेशन सपोर्ट, इसमें क्या है, फ्रॉम मेजर वुंड क्लोजर, इसमें जो मेजर बड़े बड़े वुंड उनके क्लोजर से लेकर टू रिटर्न टू इंडिविजुअल्स ऑप्टिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग, कहाँ तक, जबकि आपका पेशेंट जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग पर नहीं आ जाता। तो इसमें प्रायोरिटीज़ आती है आपकी प्रिवेंशन ऑफ स्कार्स एंड कॉन्ट्रैक्चर्स, ठीक है, आपको स्कार और कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करना है। ठीक है, फिजिकल, ऑक्यूपेशनल एंड वोकेशनल रिहैबिलिटेशन कराना है आपको पेशेंट का। ठीक है, और कॉस्मेटिक रिकन्स्ट्रक्शन की, अगर फेस वगैरह पे बर्न हो जाता है तो कभी कभी हम कॉस्मेटिक सर्जरी भी करते हैं उस पोर्शन को ठीक करने के लिए। देन साइकोसोशल काउंसलिंग करनी है आपको, ठीक है, कि इन द सोसाइटी और इन माइंड वो कैसे सर्वाइव करे, कैसे किस एटीट्यूड से रहना है उन्हें। फिर बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड सर्जिकल वार्ड often catering to patients with extensive tissue damage and multidisciplinary demands. So, जो बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट है आपका एक हाईली स्पेशलाइज सर्जिकल वार्ड होता है। इसमें आपको मेनली कौन से पेशेंट दिखेंगे जिनको कि बहुत ज़्यादा टिश्यू डैमेज हुआ है और बाकी उनकी मल्टी डिसिप्लिनरी डिमांड्स है और भी डिमांड्स है। जैसे इंटेंसिव केयर यूनिट बेसिकली बनाई जाती है किसी एक टाइप की इंजरी को जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि बर्न आईसीयू हो गया आपका, ये बर्न आईसीयू है। देन एनेस्थीसिया आईसीयू, वहाँ मेनली सबको एनेस्थीसिया ही आप देंगे, उन्हीं का ट्रीटमेंट होगा जिसको साइड इफ़ेक्ट हुआ है। सर्जरी आईसीयू, जिनकी बड़ी सर्जरी हुई है, तो इस हिसाब से होता है। देन इंडिकेशन ऑफ एडमिशन फॉर बर्न पेशेंट। अब आप बर्न पेशेंट को कैसे एडमिट करेंगे, सबसे पहला पार्शियल थिकनेस बर्न हुआ है मोर देन 10%, अगर इन द एज लेस देन 10 एंड 50 ईयर्स, अगर 10 ईयर्स से 50 ईयर्स के बीच में पेशेंट है और उसको मोर देन 10% का बर्न हुआ है तो वो बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट में आएगा। सेकेंड, पार्शियल थिकनेस बर्न मोर देन 20% इन एडल्ट, अगर पार्शियल थिकनेस बर्न है और वो एडल्ट में 20% से ज़्यादा है तो उन्हें बर्न आईसीयू में रखा जाएगा। पार्शियल थिकनेस बर्न ऑफ फेस, हेड, फीट एंड पेरिनियम, ठीक है, जो आपका पार्शियल थिकनेस बर्न हुआ है अगर आपके फेस पे, हेड पे, फीट और पेरिनियम में हुआ है तो उन्हें बर्न आईसीयू में रखा जाएगा। फुल थिकनेस बर्न हो रहा है मोर देन 5% ऑफ TBSA तो उन्हें बर्न यूनिट में रखा जाएगा। केमिकल बर्न, इन्हेलेशन बर्न और इलेक्ट्रिक बर्न वाले पेशेंट्स को भी बर्न आईसीयू में रखा जाता है। ये बर्न आईसीयू आप देख सकते हैं, ये ओवर कवरिंग है। देन इमीडिएट स्टेप्स टू टेक फॉर अ बर्न, अब आप बर्न हो गया है तो आप इमीडिएटली कौन कौन से स्टेप्स लेंगे। द फर्स्ट वन इज़ फ्लश द बर्न एरिया विथ कूल रनिंग वाटर फॉर सेवरल मिनट्स। आपको सबसे पहले क्या करना है, जहाँ भी बर्न हुआ है, जिस भी एरिया में बर्न हुआ है उसे आपको रनिंग वाटर के अंडर पुट कर देना है कुछ मिनट्स के लिए। देन कॉल 911 फॉर सीवियर बर्न, 911 कॉल करना है, दिस इज़ फॉर आउट ऑफ द कंट्री। देन अप्लाई अ बर्न ऑइंटमेंट और स्प्रे और पेन, फिर आपको क्या करना है, बर्न ऑइंटमेंट या फिर स्प्रे पुट करना है ताकि पेन ना हो।
मे टेक आइबुप्रोफेन और एसिटामिनोफेन फॉर पेन रिलीफ इफ़ नेसेसरी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आइबुप्रोफेन या फिर एसिटामिनोफेन लेना है ताकि ये जो आपको पेन हो रहा है उससे रिलीफ हो जाए, अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो। देन अराइवल टू द बर्न सेंटर, उसके बाद जब बर्न सेंटर पे आते हैं तब क्या होता है, रूम शुड बी वार्म, आपको रूम क्या करना है, गर्म कर देना है। ठीक है, थोड़ा वार्म रखना है। एडल्ट के लिए 80 डिग्री सेल्सियस तक तो होना ही चाहिए और चिल्ड्रंस के लिए मिनिमम 85 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइड वार्म आईवी फ्लूइड एंड ब्लड प्रोडक्ट, और आपको क्या करना है, गरम जो आईवी फ्लूइड्स है वो गरम करके उन्हें देना है। ब्लड प्रोडक्ट भी आप दे रहे हैं तो उनको लो मतलब हाई टेम्परेचर पे देना है, यानी कि वो हीटेड होने चाहिए, वो ठंडे नहीं होने चाहिए। मिनिमाइज एक्सपोजर, एनवायरनमेंट से एक्सपोजर उनका काफ़ी कम कर देना है। कूल गार्ड शुड बी प्रोवाइडेड, उन्हें कूल गार्ड दिया जाना चाहिए। देन अच्छी प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। फिर मैनेजमेंट में क्या होगा, प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट में क्या करेंगे आप, रिमूव द पर्सन फ्रॉम द सोर्स एंड बर्निंग प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप। तो जहाँ से बर्न आ रहा है पेशेंट को, उस सोर्स से पेशेंट को अलग कर देना है, और अगर बर्निंग है तो उसे आपको क्या करना है, कम कर देना है। एड्रेसिंग इन्हेलेशन इंजरी विद 100% ऑक्सीजन, अगर आपकी इन्हेलेशन इंजरी हुई, आपने कोई टॉक्सिक गैस जो है इन्हेल कर लिया, तो आपको उसमें क्या करना है, 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। रिमूव हीटेड सोर्स लाइक रिंग, ब्रेसलेट, चेन, वॉचेस, और अगर पेशेंट को बर्न हो गया है तो जो हीटेड सोर्स है, यानी कि आपके रिंग, ब्रेसलेट, चेन, वॉचेस, कुछ भी है उसकी बॉडी में, ऑर्नामेंट्स वगैरह, वो आपको सारे रिमूव कर देने हैं। pouring water with room temperature advisably only up to 15 minutes, beyond which it can lead to hypothermia। तो क्या होगा कि आपको पेशेंट को बर्न हो गया तो उसकी बॉडी में आपको उस पोर्शन में आपको रूम टेम्परेचर का पानी, ज़्यादा गर्म नहीं, जो रूम टेम्परेचर पे हो उतना वाटर, नॉर्मल वाटर आपको पोर करना है ऊपर से 15 मिनट तक। ठीक है, ताकि हाइपोथर्मिया हो जाए, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़े नहीं। देन रिमूव क्लॉथ्स एंड एसेस फॉर साइज एंड डेप्थ ऑफ बर्न अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9। फिर आपको क्या करना है, आपको उसके क्लॉथ्स रिमूव करने हैं। देन रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग बर्न का एक्सटेंट जानना है कि कितना ज़्यादा बर्न पेशेंट को हुआ है। देन कम्स मेंटेनिंग हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी, फिर आपको क्या करना है, हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करनी, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर पेशेंट का मेंटेन करना है। अर्ली फ्लूइड रेसिस्टिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्न एक्सीडिंग 20% ऑफ बॉडी सरफेस, अगर आपका बर्न 20% से ज़्यादा है तो उसमें सबसे पहले हम फ्लूइड रिसस्टिकेशन देते हैं, पेशेंट को फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं। द फॉलोइंग फार्मूलाज आर यूज फॉर रिसस्टिकेशन, अब आप कौन कौन ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे। सबसे पहला है पार्कलैंड फार्मूला। पार्कलैंड फार्मूला में क्या होता है, RL देते हैं हम इसमें RL कैसे देंगे, 4 ml इंटू जो बॉडी वेट है पेशेंट का, इंटू परसेंटेज ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया बर्न। ठीक है, तो ये आपका आ गया। फिर डे फर्स्ट में आप क्या करेंगे, हाफ टू बी गिवन इन फर्स्ट 8 आवर्स, यानी कि जो भी वो आपकी वैल्यू निकल के आएगी उसका हाफ ऑफ फर्स्ट 8 आवर्स में देंगे RL पेशेंट को, और बाकी का बचा हुआ 16 आवर्स में। ठीक है, डे 2 वेरीज कोलॉइड इज एडेड, फिर उसके बाद अलग अलग कोलॉइड ऐड करते चले जाते हैं हम। कॉन्सेंसस फार्मूला में क्या है, RL आप देंगे 2 to 4 ml देंगे इंटू बॉडी वेट इंटू परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया बर्न्ड। ठीक है, हाफ फ्लूइड आप फर्स्ट 8 आवर्स में देते हैं, बाकी ओवर 16 में। इवांस फार्मूला में क्या है, जब कोलॉइड अगर दे रहे हैं तो 1 ml मल्टीप्लाइड बाय जितना भी बॉडी वेट है पेशेंट का इंटू परसेंटेज ऑफ द, जितना भी परसेंटेज आया बॉडी सरफेस एरिया का, तो उतना आपको कोलॉइड प्रोवाइड करना है। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट में भी आपका सेम फार्मूला है, 1 ml इंटू बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट इंटू द परसेंटेज ऑफ बर्न सरफेस एरिया। देन अगर आप ग्लूकोज दे रहे हैं, ग्लूकोज आपको 2000 ml देना है अगर आपको इनसेंसिबल लॉस है तो। फिर तो डे फर्स्ट में क्या करेंगे, हाफ ऑफ 8 आवर्स में दे देंगे, बाकी का बचा 16 में। डे 2 में क्या करेंगे, जो हाफ है प्रीवियस डे का कोलॉइड जो बचा हुआ है वो आप उसको दे देंगे। फिर मैक्सिमम 100 ml का हम उसे 1000 ml हम मैक्सिमम फर्स्ट 24 आवर्स में उन्हें दे देते हैं। फिर आता है स्कैरोटॉमी। स्कैरोटॉमी इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर यूज टू ट्रीट फुल थिकनेस बर्न। स्कैरोटॉमी क्या होती है, ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम फुल थिकनेस बर्न को ट्रीट करते हैं, यानी कि 3rd डिग्री बर्न, जिसमें आपका सबक्यूटेनियस लेयर भी बर्न हो जाती है और आपकी इंटरनल मसल्स वगैरह भी। दिस कैन बी परफॉर्म्ड एज टू रिलीज प्रेशर, इसको आप कब परफॉर्म करेंगे, मतलब अगर इसको परफॉर्म कर रहे हैं तो पेशेंट को प्रेशर से रिलीज होगा, फैसिलिटेट सर्कुलेशन, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाएगा, एंड इट ऑल्सो अलाउ हीलिंग ऑफ पेशेंट, हील भी कर पाएगा। ये रहा डीप सर्कमफेरेंस बर्न ऑफ द फोरआर्म एंड हेड, ये हैंड। देन इंसिजन्स आर मेड विद द स्कैल्पेल, फिर आप इंसिजन बना रहे हैं थ्रू बर्न और
ऑन अल्नर एंड रेडियल स्लाइड्स ऑफ फोर आर्म, हैंड एंड फिंगर्स। आप बर्न के स्कैल्पल से उसमें इंसिशंस बना रहे हैं। देन स्केरेक्टोमी, एक्सटेंड अलोंग द आर्म एंड फिंगर। फिर उसके बाद अब स्केरेक्टोमी करेंगे ताकि प्रेशर कम हो जाए। फिर आता है स्किन ग्राफ्टिंग। स्किन ग्राफ्टिंग इज अ सर्जिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व रिमूविंग स्किन फ्रॉम वन एरिया ऑफ द बॉडी एंड मूविंग इट और ट्रांसप्लांटिंग इट टू द डिफरेंट एरिया ऑफ द बॉडी। स्किन ग्राफ्टिंग एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जो कि बहुत मोस्ट कॉमनली देखा जाता है बर्न में। इसमें क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी का कहीं से भी स्किन का पोर्शन लेते हैं, उसको हम अपनी बॉडी के उस एरिया से हटाकर जो जहाँ पर बर्न हो रहा होता है पेशेंट का, वहाँ पर उसे अप्लाई कर देते हैं उसी की बॉडी से भी। ठीक है, इसमें आप मूव कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं दूसरे एरिया से। ठीक है, हेल्दी स्किन इज टेकन फ्रॉम अ प्लेस ऑन और बॉडी कॉल्ड डोनर साइड। तो बॉडी से जहाँ से हम हेल्दी स्किन ले रहे हैं उसको डोनर साइड बोलते हैं। वहाँ से स्किन लेकर के बर्न वाले एरिया पे अप्लाई कर दिया जाता है। देन टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट के टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट में क्या है, पेशेंट के सेल्फ यानी कि पेशेंट की स्किन ही, आप पेशेंट ही डोनर है और पेशेंट ही आपका रिसीवर है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, पेशेंट की जहाँ पे पेशेंट के काफ़ी ज़्यादा हेल्दी स्किन है आप वहाँ से रिमूव कर रहे हो, और जहाँ बर्न हुआ है आपने पुट कर दिया, तो ये ऑटोग्राफ्ट हो गया। फिर आता है ईसोग्राफ्ट। ईसोग्राफ्ट में क्या है, जो आइडेंटिकल ट्विन्स के बीच में होता है। आइडेंटिकल ट्विन की बॉडी में से आपने क्या किया, स्किन ली, हेल्दी स्किन और पेशेंट की बॉडी में अप्लाई कर दी। देन आता है एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट में क्या होता है, सेम स्पीशीज़ यानी कि ह्यूमन है तो ह्यूमन से ही, उसने कोई भी ह्यूमन हो सकता है उसमें। ठीक है, उससे वो स्किन, हेल्दी स्किन लेंगे और पेशेंट जो बर्न पेशेंट है उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, उसके ऊपर ट्रांसप्लांट कर देंगे। और जो आपका होता है जीनोग्राफ्ट क्या होता है, इसमें स्पीशीज़ दूसरी हो जाती है, यानी कि एनिमल्स वगैरह की स्किन हम अप्लाई करते हैं। जैसे मोस्टली काऊ और पिग की करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा आपके मेडिकल्स में यूज़ आता है। तो ये आपके स्किन ग्राफ्टिंग, ये आपने कट किया, ग्राफ्ट लिया, हेल्दी स्किन ली और उसको स्टिच कर दिया। देन कम्स नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट इन इमर्जेंट फेस। इमर्जेंट फेस में कैसे करेंगे नर्सिंग में, सबसे पहले हम करेंगे नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट में क्या होगा, फोकस ऑन द मेजर प्रायोरिटीज़ ऑफ एनी ट्रॉमा पेशेंट। आपको क्या करना है, जो भी ट्रॉमा वाला पेशेंट है आपको उसकी मेजर प्रायोरिटीज़ पे पहले फोकस करना है। एसेस सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द इंजरी। जो आपकी इंजरी हुई है उसके आसपास कैसे सर्कमस्टांसेस, यानी उसके सर्कमस्टांसेस कैसी है अराउंड द सराउंडिंग, वो आपको देखने की कितना ज़्यादा बर्न हुआ है, कितना नहीं हुआ है। मॉनिटर वाइटल साइंस फ्रीक्वेंटली, बार बार आपको वाइटल साइंस चेक करने हैं। स्टार्ट कार्डिक मॉनिटरिंग इफ़ इंडिकेटेड, अगर आपको कहा गया है तो आप कार्डिक मॉनिटरिंग भी स्टार्ट कर दीजिए। चेक पेरिफेरल पल्सेस ऑन बर्न्ड एक्सट्रीमिटीज़ आर्ली। फिर क्या करना है, आपकी पेरिफेरल पल्सेस, जैसे आपकी एक्सट्रीमिटीज़ बर्न हो गई है, हैंड बर्न हो गया, लेग बर्न हो गया, तो आपको वहाँ की पल्सेस भी लेते रहना है आर्ली, घंटों घंटों में। ठीक है, मॉनिटर फ्लूइड इनटेक। ठीक है, फ्लूइड इनटेक भी मॉनिटर करना है आपको एंड आउटपुट भी मॉनिटर करना है। ठीक है, अब इनटेक आप IV फ्लूइड देंगे और आउटपुट आपका थ्रू द यूरिनरी कैथेटर आएगा और आपको पर आवर उसको मेजर करना है। और ऑब्टेन हिस्ट्री, फिर आपको हिस्ट्री लेनी है। एसेस बॉडी टेम्परेचर देखना है, बॉडी वेट, हिस्ट्री ऑफ प्री बर्न वेट, यानी कि बर्न होने से पहले कैसा वेट था पेशेंट का, कितना था। देन कोई एलर्जी तो नहीं है, देन टिटनेस इम्यूनाइजेशन है या नहीं है, कोई पास्ट मेडिकल सर्जिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, करंट कोई इलनेस तो नहीं है, एंड द यूज़ ऑफ मेडिकेशन, या कोई पेशेंट कोई मेडिकेशन यूज़ कर रहा है या नहीं, आपको ये सब जानना है। अरेंज फॉर पेशेंट्स विथ फेशियल बर्न्स टू बी असिस्ट फॉर कॉर्नियल इंजरी। अब जिन पेशेंट्स का फेस बर्न हो जाता है तो हम उनके लिए कॉर्नियल इंजरी देखते हैं। ठीक है, कि कॉर्नियल इंजरी यानी कि आइज़ का एक पोर्शन होता है, कॉर्निया पार्ट है, तो हम कॉर्नियल इंजरी के लिए देखते हैं कि पेशेंट को कॉर्नियल इंजरी तो नहीं हुई है कहीं। देन कंटिन्यू टू एसेस द एक्सटेंट ऑफ द बर्न। ठीक है, फिर आपको उसके बाद क्या देखना है, एक्सटेंट ऑफ द बर्न आपको देखना है। उसके बाद कि कितना डेप्थ है वुंड का, एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ फुल एंड पार्शियल थिकनेस इंजरी। और फिर देखना है कि किस एरिया में फुल थिकनेस हुई है, किस एरिया में पार्शियल थिकनेस इंजरी हुई है पेशेंट को। देन एसेस न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, आपको न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखना है जिसमें आपके देखेंगे पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं, साइकोलॉजिकल स्टेटस कैसा है पेशेंट का, पेन और एंजाइटी लेवल, एंड देन द बिहेवियर। देन एसेस पेशेंट्स एंड फैमिलीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंजरी एंड ट्रीटमेंट। फिर क्या करना है, आपको पेशेंट की और फैमिली की अंडरस्टैंडिंग देखनी है अबाउट द इंजरी एंड द ट्रीटमेंट की, वो कितना समझ रहे हैं। एसेस पेशेंट सपोर्ट सिस्टम एंड कोपिंग स्किल्स, और आपको ये भी देखना है कि पेशेंट का सपोर्ट सिस्टम कैसा है और उसकी कोपिंग स्किल्स कैसी हैं।
देन नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहला है नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें सबसे पहला डायग्नोसिस है आपका इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, स्मोक इनहेलेशन एंड अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अब आपका इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो रहा है रिलेटेड टू क्यों, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई है, वो उसने स्मोक ले लिया है या अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कैसे भी इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो रहा है। तो गोल क्या है आपका इसमें मेन, मेंटेन ऑफ एडिक्वेट टिश्यू ऑक्सीजनेशन। आपको मेन क्या करना है, टिश्यूज़ को ऑक्सीजनेट करना है। तो इसमें आप इंटरवेंशन क्या लेंगे, प्रोवाइड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। ठीक है, एसेस ब्रेथ साउंड, फिर आपको ब्रेथ साउंड एसेस करना है, रेस्पिरेटरी रेट, रिदम, डेप्थ एंड देन मॉनिटर पेशेंट फॉर द साइन ऑफ हाइपोक्सिया। कहीं पेशेंट को हाइपोक्सिया की कंडीशन तो नहीं आ रही है, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डाउन तो नहीं हो रहा है। मॉनिटर एबीजी एंड पल्स ऑक्सीमेट्री, आप पल्स ऑक्सीमेट्री लेंगे, एबीजी लेंगे, आर्टल ब्लड गैस। ठीक है, देन सेकेंड डायग्नोसिस इज इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एडीमा एंड इफेक्ट ऑफ स्मोक इनहेलेशन। सेकेंड क्या आपका इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस हो रहा है ड्यू टू इडीमा या फिर स्मोक इनहेलेशन की वजह से। तो इसमें आपका मेन गोल क्या है, मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट एयरवे एंड एडिक्वेट एयरवे क्लियरेंस। आपको क्या करना है, पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना है और एडिक्वेट एयरवे क्लियरेंस करना है। तो इसमें इंटरवेंशन है सबसे पहला, मेंटेन पेटेंट एयरवे थ्रू द प्रॉपर पोजिशनिंग। आपको पेशेंट की क्या करनी है, एयरवे मेंटेन करनी थ्रू प्रॉपर पोजिशनिंग। रिमूवल ऑफ सिक्रीशंस को रिमूव करना है एंड आर्टिफिशियल एयरवे भी आपको प्रोवाइड करना है इफ़ नीडेड, अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो। प्रोवाइड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन। एनकरेज पेशेंट टू टर्न, पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो टर्न हो करे, कफ करे, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करे। ठीक है, एनकरेज पेशेंट टू यूज़ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, यानी कि स्पायरोमेट्री यूज़ करे। सक्शन कैन बी प्रोवाइडेड एज नीडेड, अगर पेशेंट को सक्शन की ज़रूरत है तो आपको वो भी प्रोवाइड करनी है। देन थर्ड इज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी एंड इवापोरेटिव लॉसेस फ्रॉम बर्न वुंड एज एक्सपीरियंस बाय डिक्रीज यूरिन आउटपुट। कि फ्लूइड वॉल्यूम पेशेंट की बॉडी में कम हो गया है, क्यों, क्योंकि जो परमेबिलिटी है, कैपिलरी की परमेबिलिटी वो बढ़ चुकी है और इवापोरेट यानी कि बर्न की वजह से काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका है, इवापोरेट हो चुका है बॉडी से एज। और ये एविडेंस कैसे करेंगे आप कि उसका यूरिन आउटपुट बहुत डिक्रीज हो चुका है। तो इसमें आपका मेन गोल है रिस्टोरेशन ऑफ ऑप्टिमल फ्लूइड। आपको ऑप्टिमल फ्लूइड लेवल और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रिस्टोर करना है एंड परफ्यूजन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, और वाइटल ऑर्गन्स को भी मेंटेन करना है। सो आप इंटरवेंशन क्या करेंगे, ऑब्जर्व वाइटल साइन ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट का यूरिन आउटपुट एंड मॉनिटर फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोवोलेमिया और फ्लूइड ओवरलोड। और क्या करेंगे कि आपको कहीं पेशेंट को कहीं हाइपोवोलेमिया तो नहीं हो गया है या हाइपरवोलेमिया तो नहीं हो गया है, आपको उसके साइन एंड सिम्टम्स देखने कि बॉडी के पेशेंट की बॉडी में कहीं फ्लूइड की ज़्यादा ही कमी तो नहीं हो गई है या फ्लूइड कुछ ज़्यादा ही तो नहीं हो गया, वो साइन एंड सिम्टम भी आपको देखने हैं। देन ऑब्जर्व फॉर सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या करना है, आपको सिम्टम्स ऑब्जर्व करने हैं कि जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी तो नहीं हो गई बॉडी में या फिर ज़्यादा ही तो नहीं हो गया अब इसमें, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस और बाइकार्बोनेट्स आते हैं। मेंटेन आईवी लाइन एंड रेगुलर फ्लूइड एट प्रॉपर एप्रोप्रिएट रेट। ठीक है, तो आपको आईवी लाइन को भी मेंटेन करना है और रेगुलर फ्लूइड को भी मेंटेन करना है एट एप्रोप्रिएट रेट, जिस पे आपका फिजिशियन आपको उसको प्रिस्क्राइब कर रहा है। देन एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन और टिश्यू एज एविडेंस बाय अल्टरेशन इन मसल टोन। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, पेशेंट की जब स्किन और टिश्यू डिस्ट्रॉय हो रही है तो उसको पेन होगा ऑफ कोर्स। तो आपका गोल क्या है, टू कंट्रोल पेन। अब आपको पेन कंट्रोल करना है। इंटरवेंशन क्या करेंगे, एसेस द सीवियरिटी ऑफ पेन, पेन स्केल यूज़ करेंगे, देखेंगे कि पेशेंट को कितने ज़्यादा किस सीवियरिटी पे पेन है। एडमिनिस्टर आईवी ओपॉइड एनाल्जेसिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड। अगर आपका फिजिशियन प्रिस्क्राइब कर रहा है तो आप उसको आईवी ओपॉइड एनाल्जेसिक्स देंगे एंड असेस द रिस्पॉन्स टू मेडिसिन। और उसके बाद देखेंगे कि पेशेंट मेडिसिन को लेकर के रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, उसकी बॉडी में कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं हो रही है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट को आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, रीएश्योरेंस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्रोसीजर की जो प्रोसीजर आप करने वाले पेशेंट के साथ आपको उसे बताना है और उसे ये भी कहना है कि आप ठीक हो जाएंगे। रीएश्योरेंस आपको देते रहनी है। देन मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। अब क्या क्या तरीके के आपके कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और आप उसको कैसे मॉनिटर करेंगे। सबसे पहला आता है आपके एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, तो आपको उसमें क्या करना है, पेशेंट को एसेस करना है कि कहीं उसमें डिस्निया तो नहीं हो रहा है, स्ट्राइडोर तो नहीं हो रहा है, चेंजेस इन और उसके रेस्पिरेटरी पैटर्न्स में चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। मॉनिटर पल्स ऑक्सीमेट्री मेंटेन करना है। एबीजी वैल्यूज़ भी आपको टाइमली फाइंड आउट करते रहनी है ताकि कोई उसकी बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है या CO2 लेवल बढ़ तो नहीं रहा है, आपको ये सब चेक करते रहना है।
और आपको एसेस फॉर सेरेब्रल हाइपोक्सिया, सेरेब्रल हाइपोक्सिया भी देखना है। इसमें पेशेंट रेस्टलेस हो जाएगा, काफ़ी कन्फ्यूजन शो करेगा, ठीक है। रिपोर्ट डेटरियोरेटिंग रेस्पिरेटरी स्टेटस इमीडिएटली टू द फिजिशियन, और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको जो पेशेंट की डेटरियोरेटिंग कंडीशन है उसको आपको स्टेटस आपको जो भी है वो फिजिशियन को बताना है। एंड एसेस नीडेड विद इंट्यूबेशन और एस्केरेक्टोमी, और आपको क्या करना है, इंट्यूबेशन प्रोवाइड करना है या फिर एस्केरेक्टोमी प्रोवाइड करनी है। देन डिस्ट्रक्टिव शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ठीक है। इसमें क्या है, शॉक के जो अर्ली साइन सिम्टम्स होता है आपको उसको चेकआउट करना है, जैसे कि यूरिन आउटपुट तो कम नहीं होगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कम हो जाता है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और पल्स बढ़ जाती है, या फिर कोई इसको प्रोग्रेसिव एडीमा हो रहा है तो, ठीक है। एडमिनिस्ट फ्लूइड रिसस्टिकेशन, आपको फ्लूइड प्रोवाइड करना है एज ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन अकॉर्डिंग टू द फिजिकल फाइंडिंग्स के बेसिस पे फिजिशियन आपको जो बोल रहा है उस हिसाब से आपको फ्लूइड रिसस्टिकेशन प्रोवाइड करना है और फ्लूइड स्टेटस को मॉनिटर करते रहना है। देन एक्यूट रीनल फेलियर, मॉनिटर एंड रिपोर्ट एबनॉर्मल यूरिन आउटपुट एंड क्वालिटी, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन लेवल, एसेस फॉर यूरिन हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, एबनॉर्मल जो टिश्यू यूरिन आउटपुट है आपको उसको मॉनिटर करना है और रिपोर्ट करना है, और उसकी क्या क्वालिटी है, ठीक है, वो भी आपको मेंटेन करनी है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी आपको देखना है कि पेशेंट का कैसा है, और क्रिएटिनिन लेवल्स भी पेशेंट के एसेस करते रहने हैं कि लेवल डाउन तो नहीं हो रहे हैं। फिर यूरिन हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का आपको टेस्ट करने की कितना है। एडमिनिस्टर इंक्रीज फ्लूइड एज प्रिस्क्राइब, फिर आपको क्या करना है, इंक्रीज फ्लूइड जो है प्रोवाइड करना है पेशेंट को जैसा कि आपका फिजिशियन प्रिस्क्राइब करेगा। देन कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या है, एसेस द पेरिफेरल पल्सेस आर्ली विद डॉपलर, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट से आपको पेरिफेरल पल्सेस आपको एसेस करते रहनी है टाइम टू टाइम। न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ आरली पर आर आपको एसेस करना है। इसमें वार्मथ देखना है आपको, कैपिलरी रिफिल देखना है, सेंसेशन कैसे हो रहा है, मूवमेंट कितनी हो रही है, ठीक है। रिमूव ब्लड प्रेशर कफ आफ्टर ईच रीडिंग, हर रीडिंग के बाद आपको ब्लड प्रेशर कफ जो है वो रिमूव कर देना है। एलिवेट बर्न एक्सट्रीमिटीज़, जो आपकी एक्सट्रीमिटीज़ बर्न हो गई है उसको आपको अपवर्ड मूवमेंट करा देना है, यानी कि अप कर देना है अबव लेवल टू द ग्राउंड, ठीक है। रिपोर्ट एनी एक्सट्रीमिटी पेन, अगर एक्सट्रीमिटी कोई पेन हो रहा है तो आपको रिपोर्ट करना है। लॉस ऑफ पेरिफेरल पल्सेस, अगर पेरिफेरल पल्सेस आपको सेंस नहीं हो रही हैं तो भी आपको फिजिशियन को बताना है, ठीक है। प्रिपेयर टू एसेस विद एस्क्रोमिटीज़, ठीक है, एस्क्रोमीज करेंगे आप उसके बाद। देन नर्सिंग मैनेजमेंट, एक्यूट और इंटरमीडिएट फेज अगर है तो आप क्या नर्सिंग मैनेजमेंट देंगे, तो पहला हम करेंगे असेसमेंट। फोकस ऑन हीमोडायनेमिक कल्ट्रेशन, हीमोडायनेमिक आपका कल्ट्रेशन देखना है टेम्परेचर का, ठीक है। वुंड हीलिंग देखनी है, पेन देखना है, साइकोसोशल रिस्पॉन्सेज देखने हैं, और अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, और अर्ली डिटेक्शन करना है आपको कॉम्प्लिकेशंस का। देन मेजर वाइटल साइंस, फ्रीक्वेंटली वाइटल साइंस मेंटेन करते रहना है। रेस्पिरेटरी एंड फ्लूइड स्टेटस भी मेंटेन करते रहना है, आपको चेक करते रहना है क्योंकि ये आपकी हाई प्रायोरिटी में आ जाते हैं। एसेस पेरिफेरल पल्सेस, फिर आपको पेरिफेरल पल्सेस भी फ्रीक्वेंटली मेजर करते रहना है फॉर फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर द बर्न फॉर रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, कि आपका ब्लड फ्लो कहीं कम तो नहीं हो गया है, तो फर्स्ट कुछ दिनों में आपको उसे काफ़ी ज़्यादा चेक करना है। देन क्लोजली ऑब्जर्व आर्ली फ्लूइड इंटेक, आपको ये भी देखना है कि पेशेंट पर आर कितना फ्लूइड इंटेक कर रहा है और कितना उसका यूरिनरी आउटपुट है, एज वेल एज ब्लड प्रेशर और कार्डिक रिदम भी आपको मेंटेन करनी है, देखनी है। चेंजेस शुड बी रिपोर्टेड टू द बर्न सर्जन प्रॉम्प्टली, और उसी टाइम में अगर आपको ज़्यादा काफ़ी चेंजेस लग रहे हैं तो आपको बर्न सर्जन को बताना है। फॉर पेशेंट विद इन्हेलेशन इंजरी, अब जिन पेशेंट की इन्हेलेशन इंजरी होती है, जो टॉक्सिक गैस को इन्हेल कर लेते हैं, उनके लिए आपको क्या करना है, रेगुलरली मॉनिटर करना है, आपको लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मॉनिटर करना है, पल्मोनरी फंक्शन देखना है, एबिलिटी टू वेंटिलेट, और इफ़ द पेशेंट इज़ इंट्यूबेटेड, अगर पेशेंट इंट्यूबेटेड है एंड प्लेस्ड ऑन अ वेंटिलेटर, और पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा गया है, तो फ्रीक्वेंट सक्शनिंग एंड असेसमेंट ऑफ द एयर प्रायोरिटीज़, तो आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंटली सक्शनिंग करते रहना है, बॉडी जो उसके लंग्स में से कोई सिक्रीशन है उसका आउट करना है, एंड देन उसके फ्रीक्वेंटली एयरवे भी एसेस करते रहना है। देन नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, रिस्टोरिंग नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस, अगर आपको नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस रिस्टोर करना है तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आईवी फ्लूइड मॉनिटर करना है,
एंड ओरल फ्लूइड इनटेक करवाना है, ठीक है। इसमें आप आईवी इन्फ्यूजन पम्प्स यूज़ कर सकते हैं। मेजर इनटेक आउटपुट एंड वेट डेली, इनपुट और आउटपुट मेंटेन करना है, वेट भी मेजर करना है। चेंजेस रिपोर्ट करनी है आपको, जैसे अगर ब्लड प्रेशर या पल्स रेट में कई चेंजेस आ रहे हैं तो आपको फिजिशियन को बताना है। प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, अब आप इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, प्रोवाइड अ क्लीन और सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट को ऐसे सोर्सेज से अवेयर रखेंगे जहाँ से क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है, क्योंकि बर्न पेशेंट को बहुत जल्दी कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं, उनको जल्दी से इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कोई विजिटर आ रहा है या दूसरा पेशेंट है या स्टाफ है, आपका कोई इक्विपमेंट है, तो उससे पेशेंट को दूरी रखना है। देन क्लोजली स्क्रटिनाइज वुंड टू डिटेक्ट अर्ली साइंस ऑफ इन्फेक्शन, आपको क्या करना है, क्लोजली वुंड को देखते रहना है कि कहीं कोई अर्ली साइन ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं आ चुका है, देखते रहना है मतलब। देन मेंटेनिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन, पेशेंट का एडिक्वेट न्यूट्रिशन आपको मेंटेन करते रहना है। इनिशिएट ओरल फ्लूइड्स स्लोली व्हेन बाउल साउंड रिज्यूम, जब आपकी बाउल साउंड आ जाती है तो क्या करना है, धीरे धीरे से ओरल फ्लूइड को इनिशिएट कर देना है, ठीक है। जबकि बाउल साउंड आने लगती है तो ओरली देना है, स्टार्ट करना है। टॉलरेंस रिकॉर्ड करनी है। इफ़ वॉमिटिंग एंड डिस्टेंशन डू नॉट, अगर आपकी वॉमिटिंग और डिस्टेंशन नहीं हुई है तो। फ्लूइड में भी इंक्रीज ग्रेजुअली, फ्लूइड जो है धीरे धीरे बढ़ जाएगा। एंड द पेशेंट में भी एडवांस टू नॉर्मल डाइट, फिर आप पेशेंट को नॉर्मल डाइट भी दे सकते हैं या फिर ट्यूब फीडिंग, जैसा पेशेंट आपको जिस कंडीशन है पेशेंट के उस हिसाब से। कोलैबोरेट विद डाइटिशियन टू प्लान अ प्रोटीन एंड कैलोरी रिच डाइट एक्सेप्टेबल टू पेशेंट। एनकरेज फैमिली टू ब्रिंग न्यूट्रिशियस एंड पेशेंट्स फेवरेट फूड, आपको क्या करना है, डाइटिशियन से कोलैबोरेट करना है, यानी कि एक कोलैबोरेशन में साथ में काम करना है और उसको प्रोटीन और कैलोरी रिच डाइट देनी है जो कि पेशेंट ले सके, जितना टॉलरेट कर सकता है उस हिसाब से। एनकरेज फैमिली को भी एनकरेज करना है कि पेशेंट का है उसको उसके थ्रू उसके जो फेवरेट फूड्स हैं उसकी हेल्प से उसका न्यूट्रिशन लेवल बैलेंस कर सकें। वेट पेशेंट डेली एंड ग्राफ वेट्स, ठीक है। आपको रोज़ आपका वेट और मेजर करना है पेशेंट्स का और उसको ग्राफ करना है कि वो बड़ा है या कम हुआ है या जो भी है। प्रमोटिंग स्किन इंटीग्रिटी, अब आपको स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है तो आपको वुंड स्टेटस देखना है इसमें सबसे पहले। फिर पेशेंट को सपोर्ट पेशेंट ड्यूरिंग डिस्ट्रेसिंग एंड पेनफुल वुंड केयर, जब आप वुंड केयर कर रहे हैं पेशेंट यानी कि ड्रेसिंग वगैरह कर रहे हैं, मेडिसिन अप्लाई कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो पेशेंट को डिस्ट्रेस हो जाता है, पेन होता है, तो उससे आपको पेशेंट को असिस्ट करना है। असिस्ट फॉर बर्न साइज, बर्न का साइज़ क्या है, कलर क्या है, ओडर कैसी है, स्कार, एक्सक्यूडेट, ठीक है। एपिथेलियल बर्ड्स यानी कि पियर लाइक क्लस्टर्स जैसे हो जाते हैं जो वुंड के सरफेस पे, वो देखने हैं वो कैसे है। ब्लीडिंग, कोई ग्रैनुलेशन टिश्यू तो नहीं है। और ग्राफ्ट जो आपने लिया है उसका स्टेटस देखते रहना है। फिर डोनर साइड हील हो रही है नहीं, वो भी देखनी है। फिर जो उसके आसपास की सराउंडिंग स्किन है वो भी देखनी है। और अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको फिजिशियन को बताना है। देन मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, आपको क्या करना है, मॉनिटर और मेंटेन तो करेंगे जब आप पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस को। उसमें सबसे पहला है आपका पल्मोनरी एडीमा। पल्मोनरी एडीमा में क्या है, तो आपको सीवीपी कार्डियोवैस्कुलर आपको देखना है कि कैसा हो रहा है, ठीक है। फिर सीवीपी देखना है, पल्मोनरी आर्टरी देखनी है, वेज प्रेशर्स देखने हैं, ठीक है, और क्रैकल्स देखने हैं और उसको रिपोर्ट करना है। पोजीशन कंफर्टेबली विद हेड एलिवेटेड अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड, पेशेंट को क्या कहते हैं एलिवेटेड हेड, यानी कि एलिवेटेड हेड से आपको से पोजीशन करना है जब तक कि मना ना किया गया हो, ठीक है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज एंड ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड एंड असेस रिस्पॉन्स, फिर आपको मेडिकेशन देनी है, ऑक्सीजन देनी है जैसे प्रिस्क्राइब की गई है और पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है बॉडी का, वो भी देखना है। देन सेप्सिस में क्या है, एसेस फॉर इंक्रीज टेम्परेचर, आपको देखना है पेशेंट का कहीं टेम्परेचर तो नहीं बढ़ गया है या पल्स तो नहीं बढ़ गई है या पल्स प्रेशर ज़्यादा आपका वाइड तो नहीं हो गया है, फ्लश्ड ड्राई स्किन तो नहीं है अनबर्नट एरियाज़ में, ये आपको देखना है, ठीक है। परफॉर्म वुंड ड्रेसिंग, फिर वुंड ड्रेसिंग परफॉर्म करनी है। ब्लड कल्चर्स भी अगर आपको कहा गया है तो आपको करना है। और एंटीबायोटिक्स जो हैं जो स्केड्यूल्ड होती हैं प्रॉपर टाइम पे दी जानी होती है, वो एंटीबायोटिक्स आपको पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। देन एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, आपको देखना है इसमें आपको क्या मेंटेन करना है, आपको मॉनिटर करना है कि पेशेंट को कोई डिस्निया तो नहीं हो रहा है या कोई इसका रेस्पिरेटरी पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं या कोई अलग अलग टाइप की एडवेंटिशियस साउंड्स आ रही हैं, तो आपको मॉनिटर करनी है। देन एसेस फॉर डिक्रीज इन टाइडल वॉल्यूम, आपको टाइडल वॉल्यूम भी देखना है कि पेशेंट का कहीं कम तो नहीं हो गया है या कोई लंग कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है कि वो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है तो। देन विसरल डैमेज, जो आपका इलेक्ट्रिकल बर्न से हो जाता है, आपको ईसीजी देखते रहना है और डिसरिथमिया भी देखते रहना है। और अगर कोई डीप मसल इस्चीमिया पेशेंट को हो रहा है तो वो भी आपको देखना है,
ठीक है। फेसियोटोमीज़ में भी नेसेसरी फॉर रिलीविंग फेसियोटोमीज़ आप दे सकते हैं, जो कि इसका मेन काम क्या होता है, स्वेलिंग रिड्यूस कर देता है, इस्चीमिया को कम कर देता है मसल्स में और फेसिका में। ठीक है। मॉनिटर पेशेंट फॉर एक्सेसिव ब्लड लॉस, आपको देखने कि कहीं पेशेंट का ज़्यादा ब्लड लॉस तो नहीं हो गया या हाइपर वोलीमिया तो नहीं हो चुका है आफ्टर फेसियोटोमी। नर्सिंग प्रोसेस, रिहैबिलिटेशन फेज़। अब रिहैबिलिटेशन फेज़ में क्या करना है आपको, नर्सिंग असेसमेंट, आपको पेशेंट की जो एजुकेशनल लेवल है उसके बारे में हिस्ट्री लेनी है कि पेशेंट कितना ज़्यादा एजुकेटेड है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, लीजर एक्टिविटीज़ क्या है कि वो फ्री टाइम में क्या करना पसंद करता है, फिर कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, रिलीजन एंड फैमिली इंटरेक्शन भी आपको देखना है। ऐसे सेल्फ कॉन्सेप्ट, मेंटल स्टेटस, इमोशनल रिस्पॉन्स टू द इंजरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन। फिर आपको क्या देखना है कि पेशेंट का अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है और मेंटल स्टेटस कैसा है और इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा है टू द इंजरी और हॉस्पिटलाइजेशन। अगर उसे इंजरी भी हुई है फिर वो हॉस्पिटलाइज हुआ तो वो उस हिसाब से क्या सोचता है कि उस हिसाब से उसका मेंटल स्टेटस है, आपको ये भी देखना है। असेसमेंट्स रिलेटिव टू रिहैबिलिटेशन गोल्स इंक्लूडिंग रेंज ऑफ मोशन ऑफ अफेक्टेड जॉइंट। अब इसमें क्या करना है, रिलेटेड टू रिहैबिलिटेशन गोल्स में आपको जाना है तो इसमें आपको क्या देखना है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस देनी है जॉइंट की, कि स्टिफनेस हो जाती है कुछ टाइम वो वर्क ही नहीं कर रहा है, काफ़ी स्टेबल रह गए तो वो एक्सरसाइजेस बतानी है। फंक्शनल एबिलिटीज़ इन एडियल्स, ठीक है। और अर्ली साइंस ऑफ स्किन ब्रेक डाउन फ्रॉम द स्प्लिंट्स और पोजिशनिंग डिवाइस, जो स्किन ब्रेक डाउन हो जाती है स्प्लिंट से, वो सब भी आपको उसे बताना है। द नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है इसमें, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू पेन ऑन एक्सरसाइज, क्या एक्टिविटी इंटॉलरेंस होकर रिलेटेड टू जब वो एक्सरसाइज कर रहा है उसमें पेन हो रहा है, लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी है कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, मसल वेस्टिंग हो रही है और लिमिटेड एंड्योरेंस है। डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू अल्टर्ड अपीयरेंस एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बॉडी में बर्न हुआ है तो ऑफकोर्स शेप एंड साइज बदल जाता है तो डिस्टर्ब बॉडी इमेज भी हो सकती है। देन डेफिशिएंट नॉलेज ऑफ पोस्ट डिस्चार्ज होम केयर एंड रिकवरी नीड्स, और एक और क्या है कि जब पोस्ट डिस्चार्ज हो जाता है तो लोगों को एडिक्वेट नॉलेज नहीं होती है कि क्या होम केयर ट्रीटमेंट देना है या रिकवरी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होगी, तो ये एक और डायग्नोसिस है, उसमें आपको उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। प्लानिंग एंड गोल्स में क्या करना है, गोल्स इंक्लूड इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन एडीएल्स, ठीक है, कि आपको एडीएल्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है। इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंजरी को भी समझना है, ट्रीटमेंट को भी समझना है, फॉलोअप केयर को भी समझना है। एडेप्टेशन एडजस्टमेंट टू द अल्ट्रेशन, अब बॉडी इमेज में जो चेंजेस आ गए हैं तो उस हिसाब से उन्हें अडेप्ट भी करना है, एडजस्ट भी करना है, उस हिसाब से उनको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट भी मेंटेन करना है, अपनी लाइफस्टाइल और कॉम्प्लिकेशंस भी कम करनी है, ठीक है। फिर आता है नर्सिंग इंटरवेंशन, प्रमोटिंग एक्टिविटी टॉलरेंस की वो दूसरी एक्टिविटीज़ कर सके। अलाउ पीरियड ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप, पेशेंट को अनइंटरप्टेड स्लीप देनी यानी कि उसे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सोने देना है, ठीक है। एडमिनिस्टर हिप्नोटिक एजेंट्स भी देने हैं एज प्रिस्क्राइब टू प्रमोट स्लीप। फिर आपको मेटाबॉलिक स्ट्रेस भी कम करना है बाय रिलीविंग पेन, प्रमोटिंग चिलिंग और फीवर, मतलब कि मेटाबॉलिक स्ट्रेस एक्टिविटी कम कर देनी ताकि पेन कम हो, फीवर ना आए और बॉडी सिस्टम जो है वो इंटीग्रिटी मेंटेन होती रहे और क्या कहते हैं आपकी एनर्जी कंजर्व होती। फिर आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है फटीग, पेन, फीवर को, ठीक है। और फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेस में आपको क्या करना है, मस्कुलर एट्रोफी नहीं होने देनी है और मसल मेंटेन मोबिलिटी और मोबिलिटी को मेंटेन करना है विद द डेली एक्टिविटी। देन कम्स पोस्ट बर्न एक्सरसाइज, कि आपको पोस्ट बर्न एक्सरसाइज में पेशेंट को क्या क्या करना है। तो सबसे पहला आता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ठीक है। ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए होता है। जैसे फेस में क्या करना है, लुक इन द मिरर में देखना है एंड मेक फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कि आप हंस रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, ज़ोर से मसाज कर रहे हैं अराउंड द आइज, आपको एक्सरसाइज करनी है। नेक में अगर आपका बर्न है तो आप क्या करना है, नेक को स्ट्रेच करना है जिसमें आपका फेशियल स्ट्रेचिंग भी होगी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। चेस्ट में क्या करना है, अपने बैक पे ले डाउन करना है, लेट जाना है विद अ बॉल एंड कुशन इन द मिडल ऑफ द बैक, और बैक के बीच में क्या रखना है आपको, बॉल या कुशन रखनी है। फिर शोल्डर के लिए क्या करना है, एक स्ट्रेच बैंड लेना है हर एक हाथ में और एक आर्म यूज़ करना है खींचने के लिए। फिर एल्बो में क्या करना है, सिट योर एल्बो ऑल द वे स्ट्रेट, आपको बैठना है ऐसे कि आपकी एल्बो स्ट्रेट रहे और आपके जो पाम्स है वो ऊपर को हों, आपको स्ट्रेचिंग करनी है। हैंड्स में क्या करना है, हर एक फिंगर को स्ट्रेच करते रहना है, ठीक है। फिर उसके बाद नी के लिए क्या है, नी को स्ट्रेट करना है, ठीक है। और फिर एंकल में भी आपको यही करना है कि आपको स्टैंडिंग हेल्प टू खड़े रहना है ताकि स्ट्रेच आपकी एंगल स्ट्रेच हो, ठीक है। और टोज़ के लिए क्या करना है, पहले मसाज करना है स्कार को और उसके बाद टोज़ को भी स्ट्रेच करना है। ये आपके प्रेशर गारमेंट्स होते हैं जब आप यूज़ करते हैं ताकि आपके जो बर्न एरिया है वो उस हिसाब से रीशेप हो जाए जब आपका रिकन्स्ट्रक्शन वाला फेज़ आता है।
फिर वैल्यूएशन क्या है, एक्सपेक्टेड पेशेंट आउटकम्स देखने हैं आपको, डेमोन्स्ट्रेट करना है एक्टिविटी टॉलरेंस का कि वो डेली एक्टिविटी कर पा रहा है या नहीं, फिर अल्टर्ड बॉडी इमेज अडेप्ट करवानी है उसे, ठीक है। फिर डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ रिक्वायर, अब उसको सेल्फ केयर और फॉलोअप केयर की नॉलेज है या नहीं वो डेमोन्स्ट्रेट करना है, एंड एग्जिबिट नो कॉम्प्लिकेशन। तो टीचिंग सेल्फ केयर, इसमें आप क्या करेंगे, प्रोवाइड वर्बल एंड रिटर्न, आपको वर्बल और रिटर्न इंस्ट्रक्शंस देने अबाउट वुंड केयर, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, कि आप कैसे वुंड केयर करेंगे, कॉम्प्लिकेशन कैसे प्रिवेंट करेंगे, पेन मैनेजमेंट कैसे करेंगे और न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करेंगे। इन्फॉर्म एंड रिव्यू विद पेशेंट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज, आपको क्या करना है, पेशेंट को स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज बतानी है और प्लास्टिक प्रेशर गारमेंट का यूज़ करवाना है, ठीक है। और आपको रिटर्न इंस्ट्रक्शंस देने हैं। टीच पेशेंट एंड, फिर आपको फैमिली और पेशेंट को टीच करना है कि वो एबनॉर्मल साइंस अगर कोई आ रहे हैं तो वो फिजिशियन को बताए। और एनकरेज सपोर्ट फॉलोअप वुंड केयर का फॉलोअप केयर भी वो करे, ये उनको बताना है। इवेल्युएट पेशेंट्स, आप पेशेंट का स्टेटस जो है वो आपको पीरियोडिकली इवेल्युएट करते रहना है, ठीक है, ताकि जो आपकी होम केयर इंस्ट्रक्शंस है वो आप चेंज कर सके और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए प्लान कर सके। सो थैंक यू सो मच गाइज। सो होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।